Conference is on the outcome of the income declaration scheme announced in 2016 in the budget speech. The scheme was opened from 1st of June to 30th September, that is till midnight yesterday. We have with us the Honorable Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji, who will share with you the highlights of the outcome of the scheme. My warm welcome to the Honorable Finance Minister. My warm welcome to Shri Ashok Lavasa ji, Finance Secretary and Secretary Expenditure, Dr. Hasmukh Adhia, Secretary Revenue, Ms. Rani Singh Nair, Chairman CBDT. We also have members of CBDT who along with their team have toiled and moiled to make this scheme a success. A warm welcome to Mr. Sushil Chandra, Ms. Nishi Singh, Mr. S.K. Sahai. Friends, first the Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, we will take a few questions. I request you to kindly keep your mobile phones on silent mode or switch off mode. And as usual, I gentle request follow the points of order. Over to the Finance Minister. पिछले 2-2.5 वर्षों से कई ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार ने और विशेष रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उठाए हैं इस उद्देश्य से कि ये देश अधिक से अधिक टैक्स कंप्लायंट बने और टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस अपने आप में समाप्त हो। सबसे पहले आपको याद होगा कि एसआईटी का गठन का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सरकार का पहला निर्णय यही था कि उसको गठित किया गया। एसआईटी की एक सिफारिश थी कि एक सीमा से ऊपर जितने ट्रांजैक्शंस हैं उसमें पैन कार्ड को अनिवार्य किया जाए। उसके बाद उनकी एक सिफारिश थी कि कुछ इस प्रकार के टैक्स फ्रॉड्स हैं, केवल टैक्स इवेजन नहीं लेकिन कई प्रकार के टैक्स फ्रॉड्स हैं, उनको पीएमएलए के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस बनाया जाए। वो बनाया गया। फेमा में भी एक तब्दीली लाए थे कि जो विदेशों में अनडिक्लेयर्ड एसेट है उसके स्थान पर डोमेस्टिक एसेट कॉन्फिस्केट हो सकता है उतनी वैल्यू का। विदेशों में जो पैसा लोगों ने रखा हुआ था गैर कानूनी तरीके से, ब्लैक मनी लॉ लाया गया कि उसको डिक्लेयर कीजिए, 60% टैक्स दीजिए और जो नहीं देंगे उन पे कार्रवाई होगी। बेनामी एक्ट पूरे रूप से बदला गया जो कई वर्षों से पेंडिंग था कि जो बेनामी प्रॉपर्टी होगी वो वेस्ट कर जाएगी सरकार के अंदर, क्योंकि जो बाहर पैसा साधन पड़े रहते हैं गैर कानूनी तरीके से उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फटका का अरेंजमेंट हस्ताक्षर किए गए। मॉरिशस ट्रीटी को बदला गया कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो। अब उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट और ट्रीटीज पे भी पड़ेगा। स्विट्जरलैंड के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का समझौता सरकार ने किया। और जो बेप्स यानी बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग में कंट्री रिपोर्टिंग की आवश्यकता थी उसको आगे बढ़ाया गया। जहां तक एक्चुअल असेसमेंट, डिटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी, प्रोसिक्यूशन था, एचएसबीसी केस में जितने लोगों के एचएसबीसी में लिस्ट में थे
लगभग 8,000 करोड़ रुपए का असेसमेंट हो चुका है और 164 प्रोसिक्यूशंस फाइल किए जा चुके हैं। जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने अकाउंट्स निकाले थे, उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का डिटेक्शन हो चुका है और 55 प्रोसिक्यूशन फाइल हो चुके हैं। पनामा केसेस में भी 250 के रेफरेंसेस दूसरे देशों को दिए गए हैं और उसकी जांच भी काफी अच्छी गति पे चल रही है। जो एक्चुअली हम लोगों ने सर्चेस वगैरह किए, उसमें ₹56,378 करोड़ यानी 56,378 करोड़ अनडिटेक्टेड इनकम निकली है और एक्चुअल कैश सीजर जो हुआ वो लगभग 1,986 करोड़ का 1986 करोड़ का हुआ है। डिपार्टमेंट की जो डिटेक्शन करने की कैपेबिलिटी है, उसका आईटी अपग्रेडेशन काफी हुआ और लगभग 16,000 करोड़ रुपया रिसीव किया डिपार्टमेंट ने। जो लोग रिटर्न्स ही फाइल नहीं करते थे, नॉन फाइलर्स थे, उनकी डिटेक्शन के माध्यम से। इसी प्रयास का एक और पहलू था जो हम लोगों ने बजट में अनाउंस किया था कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सरकार लाएगी और वो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम हम लोग लाए थे जो 1 जून को आरंभ हुई और कल रात्रि को 30 सितंबर को समाप्त की गई। इस स्कीम में जिन लोगों ने डिक्लेरेशंस किए हैं उनकी आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे और कुछ कंडीशंस थी जिसके तहत व्यक्ति रिटर्न्स भर सकते थे, डिस्क्लोजर कर सकते थे कि जिस किसी के पास ऐसी इनकम है जो अभी डिस्क्लोज नहीं है या विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि ये इम्यूनिटी स्कीम नहीं है। इम्यूनिटी स्कीम में आप टैक्स दे दीजिए और आपको छुट्टी मिल जाती है। इसमें टैक्स के साथ पेनल्टी भी थी और लगभग 45% टैक्स देना बनता था 30% ओरिजिनल टैक्स की तुलना में। मतलब अगर मैं तुलना करूं तो 1997 की जो स्कीम थी उसमें सिंपल टैक्स था और वैल्यू एसेट की 10 साल पुरानी थी। तो जो रियल रेट ऑफ टैक्स था, अगर 10 साल पुरानी वैल्यू ले ली जाए तो बहुत कम हो जाता था। हम लोग नहीं चाहते थे कि जो लोग नॉन कंप्लायंट रहे हैं उनको कंप्लायंट लोगों की तुलना में बेहतर टर्म्स दी जाएं। That would be a discrimination against the tax compliant people. So the non-compliant had to pay more. Under the 1997 scheme, the non-compliant were paying much less. कल रात को यह स्कीम बंद हुई है और अभी तक, क्योंकि इसमें ऑनलाइन डिस्क्लोजर्स भी थे और मैनुअल डिस्क्लोजर्स भी थे, कुछ डिस्क्लोजर्स का जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं
तो अभी उनका टैबुलेशन नहीं हुआ है, एंड दोज हैव टू बी वेरीफाइड। तो जब उनका वेरिफिकेशन होगा और टैबुलेशन होगा, तो जो मैं फिगर देने वाला हूं आपको, इसका थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन, वो कितना होता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट इज स्टिल पेंडिंग। वो बाद में हम लोग जब टोटल हो जाएगा तो आपको जब उचित समझेंगे तो समय पर उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। अभी तक जितने टैबुलेशन किए हैं उसमें जो डिक्लेरेशंस आए हैं वो है 64,275। This figure will increase after the entire total, but these are the ones which are tabulated till now. 64,275 और अभी तक जो अमाउंट डिस्क्लोज किया है इन डिक्लेरेशंस में, इंडिविजुअल डिक्लेरेशंस की हम लोग सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, किसने कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया है उसकी भी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, लेकिन कलेक्टिवली कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया है इन 64,275 डिक्लेरेंट्स ने, अभी तक जो काउंट हुआ है वो फिगर है ₹65,250 करोड़। ₹65,250 करोड़। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो अभी तक टैबुलेट किए गए हैं 64,275 declarants, and the amount they have so far disclosed is 65,250 crores. मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज लें तो 1 करोड़ रुपया पर डिक्लेरेशन आता है, कुछ का कम होगा कुछ का ज्यादा होगा, लेकिन दैट इज द एवरेज क्वांटम पर डिक्लेरेंट सो फार अमंग्स दोज टैबुलेटेड. नाउ दिस फिगर आई एम रिपीटिंग could be revised upwards once the final tabulation is done. So please take it only as tentative. और यह ध्यान रहे कि ये वो डिक्लेरेंट्स ने अमाउंट किया है जिन्होंने इस बेसिस पे किया है कि वो 45% इस पे टैक्स देंगे. So on a high taxation rate, this is the quantum of amount which has so far been disclosed. इसके बाद जो फाइनल टैबुलेशन और वेरिफिकेशंस के बाद, क्योंकि कुछ केसेस में वेरिफिकेशन भी आवश्यक है, इसलिए उस वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल फिगर बनेगा वो सीबीडीटी की तरफ से आपको दे दिया जाएगा. मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सीबीडीटी का, इनके सभी अधिकारियों का जिन्होंने बहुत मेहनत की है कि इस स्कीम को सफल बनाने में, उनका अभिनंदन करता हूं. और इससे पहले के भी मैंने जो तथ्य बताए हैं कि इसके अतिरिक्त जो इनके एक्शंस में आया, असेसमेंट से आया, कोअर्सिव एक्शन से आया, अलग अलग स्कीम्स के तहत आया, और जो फॉरेन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आई उसके तहत आया, दैट इंटायर अमाउंट इज ओवर एंड अबव दिस. इस सारे का एक परिणाम तो हुआ है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है. इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मोर एंड मोर पीपल becoming tax compliant, and that I see as a positive development. Thank you. We'll take some questions. Let's start with 23. Yeah.
सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, जो अलग अलग रिपोर्ट आती रही है कि भारत में सालाना ब्लैक मनी का जनरेशन इतना होता उतना होता है, उसके लिहाज से आपका ये 65,250 करोड़ को आप कितना सफल मानते हैं इस योजना को? देखिए, अब इसका अंदाजा लगा पाना, दीज आर ओनली असेसमेंट्स कि कितना पैसा जनरेट होता होगा, लेकिन बहुत बड़ा हमारे देश का स्वभाव टैक्स कंप्लायंट होने का नहीं था, और इसलिए जितने भी ये कदम उठाए हैं ये उस दिशा में थे। और 45% टैक्स पे एक चीज क्लियर है, जब एवरेज डिक्लेरेशन 1 करोड़ रुपए की है तो इसमें कहीं छोटा ट्रेडर नहीं था, जैसा कि कुछ लोग गलत अनुमान लगा रहे थे। These were people with significant resources. और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में 8 फिगर डिक्लेरेशन करने वाले लोग आए, इसका मतलब एक सीमा से ऊपर वाले लोगों में टैक्स कंप्लायंस की ओर लाभ रहेगा, ये उनको अंदाजा लगा है। और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड फिगर, एंड इफ यू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स दैट दिस गवर्नमेंट हैज टेकन क्यूमुलेटिवली, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स। Sir, I'm Ruchi Bhatia from ET now. Sir, if we do the differentiation, which are the states where we've seen the maximum number of people coming and declaring income? And also, do you think it is because of the searches that were conducted this time around, this number of searches have gone up 8 times? Do you think it is the fear that was inculcated by the taxmen in Well, I'll leave it for your assessment whether it is the respect for the law or the fear of the law. Yeah, Timsi. Well, I think we'll give information which is only necessary, because it's one of our solemn commitments not to disclose identity in relation to taxation proceedings of individuals, and therefore any detailed information which gives clues about possible declarants or assessees, it may not be fair for us to make a comment. So where do you plan to tax? The What tax is the money, money which has been collected in the IDS, what is the plan to use this money for? there is only one consolidated fund of India. Okay, it will go under that. And is there any specific area where you feel that the new for curbing black money should be taken? No, these are all monies which are going to be used for larger public welfare. We have a lot of money to spend need a lot of money on the social sector schemes. We need a lot of money to be invested in rural India, and therefore more the resources with the government. At the end of the day, if we become a completely tax compliant nation, we'll have so much resource to spend on India's poor and India's villages. Well, I can't announce any measure today. Yeah, Deepshik. So just follow up to what she asked on the use of this money. Your party had promised that a certain amount would be transferred to can be transferred to people's bank accounts. Would that be used? Well, I think this money goes into the Consolidated Fund of India and is collectively used for public welfare. Sir, just wanted to ask one question, that you compared it to the 1997 scheme. Now that the money has been collected, what is the actual tax which will be gained by the government? You see, on the it? And final figure which is reached, the tax will be 45% of that. In 1997, the taxation figure was about, the tax collected was 9,760 crores, and the average per declarant under the 97 scheme was 7 lakhs, which is about 1 crore. But then don't compare the two schemes, because the effective rate of taxation under this scheme is 45%. And if you take the effective rate of taxation under the 97 scheme, it was close to a single digit, because it was 30%, but the value of the asset was taken not as 1997, it was taken as the 1987 value.
So the effective rate of tax was a single digit rate of tax. And this is a 45% rate of tax. So the two schemes are entirely different. Yeah, what? So now that 64,000 declarants have come on board, can they take any comfort that the department will not now reopen their past income देखिए, assessments? these are all judgments depending on an individual case that you have to make. Sir, but Obviously, going- the department will has no intention to be vindictive to any section of taxpayers or assessees. But if the department finds that there is an evasion somewhere, whatever is the normal activity they have to do, they will do. मंत्री जी, हमारा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि जो स्कीम थी उसमें 45% और साथ में आपने कह दिया कि प्लांटी भी एक्स्ट्रा लगेगी, जो भी आप बोल रहे थे। 45% टैक्स देके डिक्लेयर किया उन्होंने। दूसरा मेरा ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 तारीख के बाद हम कठोर कदम उठाएंगे जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो उस पर आप कार्रवाई अब क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये टैक्स डिपार्टमेंट का विषय है। इंडिविजुअल कमिश्नर्स, जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी कानूनी जिम्मेवारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है ना तो कोई विंडिक्टिव एक्शन किसी पे होगा जिसने डिक्लेयर नहीं किया, ना किसी को फेवर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो उनकी कानून में जिम्मेवारी है उससे वो आंखें नहीं फेरेंगे। सर, एवरेज डिक्लेरेशन जो है वो 1 करोड़ का है, लेकिन अगर आप फिगर दे पाए कितने लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है वो डिक्लेयर किया, इफ यू कैन गिव। देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन which leads to any such speculation, because this will involve indicating who. Then the next question will be which states they are from. Then you'll try and identify which one of these 6 people is this. सर, गलती से मेरा सवाल भी इसी तरह का, सिंगल लार्जेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? Except getting the collective number of declarants and the collective number of amount disclosed. सर, ये स्कीम एक्सटेंड भी की जा सकती है या फिर आने वाले समय में ये स्कीम बंद हो गई है। 23. Sir, the question is slightly more procedural. Ashmit Kumar from CNBC. A lot of money, we understand, is routed often towards real estate. Now we understand that the persons having made declarations have about a 3-month window to deposit that amount. In this 3-month window, to realize those gains, to realize that amount, will they be allowed to sell to, in fact, meet with the terms of the IDS? Well, that we are not concerned with where he gets the resources from. So there is no Whether he bar can- on selling of properties to... Okay. Whether he begs or borrows. मंत्री जी, वाजपेयी सरकार में भी आपने जिक्र भी किया, वाजपेयी सरकार में ये स्कीम 30% के 30% के उस पर आई थी, 30% इनकम घोषित करने के ऊपर, आय घोषित करने के ऊपर वाजपेयी सरकार के दौरान। मैं समझा आपने नहीं। बताया था वाजपेयी सरकार के दौरान ये स्कीम 30% थी, 30% स्वैच्छिक घोषणा करने की आय की। ये आपने 45% की, इसमें 65,000 करोड़ आए हैं। आपने कहा कि वैल्यू की कुछ दिक्कत थी, जो पुरानी थी, 10 साल पुरानी थी। तो क्या ये 65,000 करोड़ का जो आंकड़ा था, ये यदि 30% को वैल्यू आप सही करके कर देते तो ये आंकड़ा लाखों में नहीं हो सकता था? और दूसरा, काले धन का जो मामला था, ये 65,000 करोड़ आयकर विभाग के पास आ गए, तो क्या इस आंकड़े को और बढ़ा के ये स्कीम को और सफल नहीं किया जा सकता? हमने विचार करने के बाद इसको 45% रखा था। कारण ये, अगर इसको 30% रखते तो जो मैंने कहा कि जो टैक्स नॉन कंप्लायंट व्यक्ति है उसको ज्यादा सरल टर्म्स मिल जाती टैक्स कंप्लायंट की तुलना में, जो हम नहीं चाहते थे। Sir, in the previous VDI scheme, tax collections decelerated, the growth decelerated next year. So do you fear the same kind of pattern this time also? Well, we'll see next year. We have no reason to believe that should happen. That was the reason. One of the reasons in that scheme was that next year you had to pay at 30%, and the scheme was enabling you actually to declare at much less. So people declared in advance,
But here, why should anybody pay at 45% when he has the facility of 34% next year? Yeah, please ask. One minute, Sunil. Yeah. Yeah, बोलिए, माइक में बोलिए. Yeah. विदेशों में कालाधन ज़्यादा है और देश में कालाधन कम है, लेकिन जो आईडीएस 2016 का आपने जो अनाउंसमेंट किया है और जो आउटकम विदेशों ये किसी ने नहीं कहा कि देश में कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. Sir, in the last question. Yeah, last question. Sir, in real terms, in terms of valuation that you make, you keep referring to the 1997 scheme of Chidambaram's, and today, 2016, there's nearly a 2-decade gap. You made 67,000 crores. That was 33. Do you think this is a good step forward, or would you have expected far much better tax? No, we had no targets. And I am not comparing the two because the two schemes are entirely different. You are absolutely right, even the periods were different. The rates of taxation, effective rates of taxation were different. So I am not making any comparison on that score. We had no targets, but to collect at 45%, to have these kind of declarations, I think it's a positive step because more and more people in the higher tax income are wanting to become more and more tax compliant. This is the message that you get back. Thank you, sir. And thank you all the dignitaries on the dais. Friends, there is tea arrangement on the 4th floor. Kindly join us.